आ चुके हैं। मैं हमारे सभी मान्यवरों से अनुरोध करता हूं कि मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। संवादात्मक बैठक में पधारे हुए सभी अतिथिगण, गणमान्य नागरिक, डॉक्टर्स, सामाजिक संगठन तथा पत्रकारगण एवं सभी भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ताओं को प्रकाश दोस्तपल्ली आप सभी का यहाँ पर स्वागत करता है। को बहार देंगे, बीज खिलकर चमन को बहार देंगे, युवाओं को सही दिशा देंगे तो बल्लारपुर के नौजवान राष्ट्र को संवार देंगे। बल्लारपुर के नौजवान राष्ट्र को संवार देंगे। आज के हमारे इस संगठनात्मक बैठक में हरदीप सिंह पुरी जी का मैं यहाँ पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। साथ ही बल्लारपुर के पूरे भारत में जिन्होंने चमकाया ऐसे हमारे विकास पुरुष माननीय सुधीर भाऊ मुनगंटीवार जी, मंत्री वन्य सांस्कृतिक कार्य व मत्स्य व्यवसाय मंत्री, मैं इनका मंच पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। माननीय चंदन सिंह चंदेल जी, माजी अध्यक्ष वन विकास महामंडल, मैं इनका मंच पर हार्दिक स्वागत करता हूं। इस संगठनात्मक अंतिम बैठक में आप सभी का मैं यहां पर स्वागत करता हूं। ये अंतिम कार्यक्रम रहने की वजह से यहाँ पर सभी लोग मान्यवरों के स्वागत में आतुर है। तो सर्वप्रथम मैं स्वागत का कार्य पूरा करूंगा, उसके उपरांत हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। ऐसी मैं मान्यवरों से अनुमति लेते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूं और मैं अनुरोध करता हूं पेट्रोल एसोसिएशन वे भी यहाँ पर सर का स्वागत करना चाहते हैं। उनसे सभी से अनुरोध करता हूं कि वे आए और यहाँ पर हमारे आज के मंत्री महोदय का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करें। इसके उपरांत रोटरी क्लब बल्लारपुर, इनसे मैं अनुरोध करता हूं कि वे मंत्री महोदय का यहाँ पर पुष्प देकर स्वागत करें। सदर हाजी शेख उस्मान रिजवी, मिर्जा इलियास बेग, सलीम बेग, इन सबसे मैं अनुरोध करता हूं सर थोड़ा सर पीछे हो जाना सर ये मेरा हाथ ही आता है, बताना का हो गया। ऐसा क्या मैं जो आ रहे हैं कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। राम मंदिर कमेटी से रामधन सोमानी जी, जगदीश गहरवार जी, अशोक गुप्ता जी, मैं इन सभी से अनुरोध करता हूं कि वे आए मंच पर और वकील एसोसिएशन राजेश शाह और इनकी पूरी टीम से अनुरोध करता हूं कि वे आकर यहां पर मंत्री महोदय का, डॉक्टर्स एसोसिएशन से भी मैं अनुरोध करता हूं यहां पर पुष्पगुच्छ देकर यहां पर स्वागत करें। ठीक है। वंदे वंदे। इसके उपरांत मूल आरएसएस की तरफ से मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि वो मंच पर आए और माननीय महोदय जी का, यहाँ पर मंत्री महोदय जी का पुष्प देकर स्वागत करें। आरएसएस
जय घोष के साथ हम मंत्री महोदय का यहाँ पर स्वागत करते हैं। बल्लारपुर व्यापार एसोसिएशन से निवेदन है कि स्वागत करने के बाद तुरंत मंच खाली करें, समय की अपनी मर्यादा है। व्यापारी मंडल एसोसिएशन सर पीछे पीछे आ जाओ, थोड़ा थोड़ा मांगे सर, मांगे बल्लारपुर। भारत माता की वंदे वंदे। नम्र निवेदन है कि अपने अपने स्थान पे आप बैठ जाए। सर हाथ जाट समाज की ओर से रजवीर भैया, सर भैया भैया इधर देखो। इसके बाद बल्लारपुर शहर भारतीय जनता पार्टी की जान युवा मोर्चा की टीम माननीय मंत्री महोदय का स्वागत करेगी। युवा मोर्चा के सभी पदाधिकारी सरक जा पीछे पीछे जो। जोरदार तालियां बजाएं सभी लोग। भारत माता की वंदे वंदे। इसके इसके उपरांत माननीय नमस्कार, आपका मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। आप अपना समय निकालकर आज इस मीटिंग के लिए आए। आप सब प्रोफेशनल लोग हैं। आप में से डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, व्यापारी हैं, जैन समाज, कुछ लोग राजस्थान से, कुछ मेरे हरियाणा से, पंजाब से। तो सबसे पहले मैं समझता हूं कि जो हमारे बीच में डॉक्टर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, वी ओ यू अ डेट ऑफ ग्रेटिट्यूड। मैं बात आप लोगों के लिए कर रहा हूं। देश भर में जो हुआ, देखिए सरकार जितनी भी फार साइटेड हो, और मोदी जी ने इसको, जैसे मैं अभी पिछली बैठक में बता रहा था कि देखिए असली नेता की पहचान इन अ क्राइसिस होती है। और कुछ ऐसे लोग हैं पीस टाइम में बहुत अच्छा काम कर पाते हैं, पर जब चैलेंज आती है या कोई बड़ी एक नया किस्म का युद्ध आता है तो अच्छे पर जो मोदी जी ने काम किया वो तो गवर्नमेंट लेवल ने और गवर्नमेंट ने किया, पर इसकी सफलता कभी भी नहीं हो सकती थी अगर हमारे डॉक्टर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स अपने आप में आगे आके उन्होंने स्थिति ना संभाली। तो सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। इस समय देखिए 2020 मार्च में जब टोटल लॉकडाउन हुआ, उस समय ना हमारी कैपेसिटी थी ये मास्क, पीपी, ऑक्सीजन का क्या कहते हैं उसको, कॉन्सेंट्रेटर, वो जो मशीनें होती हैं जो हॉस्पिटल्स में क्या कहते हैं उनको, मेरे को भूल रहा हूँ मैं, वेंटिलेटर्स भी हम मंगा रहे थे। और एकदम वहां से लेके पिछली सरकार थी 2004 और 14 में, उन्होंने जो पब्लिक सेक्टर में वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग थी वो बंद ही कर दी। तो इस समय जब हम कहते हैं कि सरकार ने 217 करोड़ वैक्सीन की डोजेज सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट नहीं की है, मुफ्त सप्लाई की है, ये दुनिया भर में भी एक रिकॉर्ड है। हमने भारत, आप में से कोई है जिसको 2 वैक्सीन शॉट ना लगे हो? एक भी नहीं होगा। आप में से कईयों को 3rd शॉट भी लग गया ना, तीसरा काफी है ना। देखिए कितने और देशों में हम कैसे ऐसी बात कर सकते हैं। अभी चाइना में सिटीज टोटल लॉकडाउन में क्यों है, मैं उसमें यहाँ पे पॉलिटिकल बात नहीं करना चाहता हूँ। या उनको डर है कि उनकी जो
वैक्सीन की एफिकेसी है वो बहुत कम है, और उनके जो बुजुर्ग लोग हैं वो पता नहीं सह पाएंगे कि नहीं, और अगर वो ओपन अप कर देते हैं तो क्या एकदम बढ़ेगा, बट बड़ी देर से ये सिटीज लॉकडाउन में है। तो सबसे पहले तो मैं आपको, डॉक्टर्स को, हेल्थ केयर वर्कर्स को, आपने अपनी सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं संभाली, पर आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से जो कॉल ऑफ ड्यूटी होती है उससे आगे जाके सब लोगों ने सिचुएशन संभाली। बाकी देखिए, इस समय सिचुएशन ये है कि हम पिछले साल 8% पे ग्रो किए, इस साल जो हमारे सबसे पेसिमिस्टिक है वो भी कह रहे हैं 7% से अधिक ग्रोथ होगी। ग्रोथ का मतलब ये है कि ओवरऑल हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए हैं, पर अभी भी हमारे पास बहुत रीजनल डिस्पैरिटीज हैं। हमारा पर कैपिटा इनकम बहुत, अभी इसमें मोदी जी ने जो 15 अगस्त 2022 को लाल किले से कहा कि 2047 तक हमें विकसित देश बनना है, डेवलप्ड नेशन, उसका मतलब है कि हमारी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और पर कैपिटा इनकम बहुत बढ़नी पड़ेगी सब जगह में। और इसमें आप जैसे सारे प्रोफेशनल लोग, सिर्फ डॉक्टर्स ही नहीं, आप में से जो एडवोकेट्स हैं, आप में से जो व्यापार करते हैं, जो इंडस्ट्री चलाते हैं, सबको इसमें आपको इकट्ठा होके और आगे करनी पड़ेगी। मुझे इस प्रवास के कार्यक्रम में 3 स्टेट्स का सौभाग्य दिया इन्होंने, जिसमें महाराष्ट्र एक है और मुझे चंद्रपुर दिया गया है, तो मेरा आना जाना चलता रहेगा। तो मैं चाहता था कि आपसे ये मुलाकात हो जाए और आपके जो सुझाव हैं, कुछ तो आपके लोकप्रिय रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पे हैं, आप उनसे तो हमें आपकी भेंट होती रहती है, पर आपको कुछ ऐसे सुझाव हो जो आप उनको मेंशन कर सकते हैं, मुझे डायरेक्टली भेज सकते हैं कि आगे चलते केंद्रीय सरकार को किस किस के बारे सोच करना पड़ेगा, क्या एम्फसाइज करना। मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, शायद आपको जानकारी हो, जब टोटल लॉकडाउन भी था तो दिन में हम सब मंत्रियों की ड्यूटी लगी हुई थी। आप इस स्टेट में जाइए और दिन में 20-25 लोगों से हम बात करते हैं, आप अपने सुझाव दीजिए कि ओपनिंग कैसे करनी है, कितनी तेजी से करनी है। बहुत लोग हमको अच्छे आइडियाज देते थे, कह रही ओपनिंग करो पर एकदम मत कर देना, एकदम करोगे तो जो हमारे समय, क्योंकि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर कोई मान लीजिए कल परसों स्वास्थ्य हेल्थ मंत्री मनसुख भाई पूछ रहे थे, मंडविया जी, कि मैं हवाई जहाज के अंदर मास्क का हटा दूं। मैंने एडवाइस किया, पता नहीं आप इससे सहमत हैं, मैंने कहा बिल्कुल मत करना, क्योंकि होता क्या, हवाई जहाज में एक छोटी सी स्पेस में 200 लोग बैठे होंगे, ऊपर से जो वेंटिलेशन सिस्टम है, हवा आएगी, अंदर से रिसर्कुलेट होगी, एक आदमी भी कैरियर हो तो एकदम वो चीज फैल सकती है। तो हम रिस्क लेते हैं। अभी मैं देख रहा हूं हमारे में से किसी ने भी नहीं मास्क पहना हुआ, इसमें हमारे में कुछ कॉन्फिडेंस है, हम लोग समझते हैं कि अब हम लोग उसका, क्योंकि डबल वैक्सीनेटेड है। पर आपकी तरफ से सुझाव आएंगे, हेल्थ सेक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, इकोनॉमी के बारे, बाकी पोल्यूशन रिलेटेड हमें बहुत एडवाइस मिली है, जो भी हमें आएंगे हम उसका स्वागत करेंगे और अपनी तरफ से जो भी हो सकता है हम उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। अब सभी को कोई सजेशन केंद्र के लिए देना है तो स्वागत है। माननीय हरदीप सिंह पुरी जी ये पंतप्रधान महोदय के दूत बनकर यहाँ आए हैं। पंजाब, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र, इन 3 राज्यों में भी 3 लोकसभा की जिम्मेदारी दी है। और माननीय मोदी जी सोचते हैं कि मैं तो अपने मन की बात करता हूँ, पर जनता के मन की बात भी माननीय पुरी जी तक पहुँचे और वो प्रधानमंत्री जी तक पहुँचाने की व्यवस्था हो। तो आपके मन की कोई बात है, अच्छा सुझाव है तो वो दे सकते हो। पीएम का जो सब्सिडी थी वो लंबित है। पहले अपना नाम बताइए। देवेंद्र आर्य। कौन सी सब्सिडी की बात कर रहे हैं? पीएमएवाई सर, प्रधानमंत्री आवास योजना। जी सर। वो जो स्कीम थी ना, इंटरेस्ट सबवेंशन हो चुकी है ऑलरेडी। उसका कारण ये था कि वो सब्सिडी नहीं थी, इंटरेस्ट सबवेंशन थी। अब उसे प्रधानमंत्री आवास योजना के 4 वर्टिकल है, अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप, CLSS जिसकी आप बात कर रहे हैं, तीसरी वो है
बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन और चौथी इन सिटू स्लम रिहैबिलिटेशन। तो हर एक वर्टिकल का अलग अलग पर्पस था। तो अभी टोटल डिमांड जो हमारे पास आई थी जब ये योजना की शुरुआत हुई थी वो थी 1 करोड़। हम ऑलरेडी 1 करोड़ 22 लाख सैंक्शन कर चुके हैं। और CLSS के भी जो है आंकड़े मेरे पास हैं, महाराष्ट्र के भी और चंद्रपुर के भी। पर ये स्कीम अब लगा कि अब इसकी ज़रूरत नहीं है इतनी। अभी बाकी जो योजनाएं हैं अभी चल रही हैं और उसको भी हमने जल्दी वाइंड अप करना होगा। वाइंड अप क्यों करना होगा? क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव था वो हो गया। अब देखिए ये जो CLSS का देख रहा हूं मैं यहाँ पे, ये टोटल चंद्रपुर में 10,775 हाउसेस इंक्लूडिंग 2,248 CLSS के सैंक्शन हुए थे। CLSS में ये 2,248 बेनिफिशियरीज ने सब्सिडी जो ली है 50 करोड़ 83 लाख के लिए है और बाकी के भी आंकड़े हैं। तो जो डिमांड थी वो समय मीट हो गई थी। अगर अभी 1-2 केसेस अगर हो कहीं, अब CLSS क्या है जिनमें आपको पता नहीं हो, मान लो एक कोई प्रोफेशनल लोग हैं, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, एडवोकेट्स, नई उनकी शादी हुई है, वो मकान लेने जाते हैं, तो टिपिकली अगर वो बैंक में जाएंगे तो उनको 12% इंटरेस्ट पे, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। इस स्कीम से क्या होता था कि 3% इंटरेस्ट हम आपको इस योजना के माध्यम से अपफ्रंट दे देते थे। तो इसके लोगों ने चंद्रपुर में मैंने जैसे बताया 2,248 लोगों ने लिया और उनको 50 करोड़ रुपए सब्सिडी मिला भी है। पर ये अभी स्कीम जैसे मैंने कहा सारी प्रधानमंत्री आवास योजना बहुत सक्सेसफुल स्कीम है, पर अभी ये कंप्लीट हो रही है। सर मैं थोड़ा इनका इशू एक्सप्लेन करता हूँ। मैं नीलेश कर चुका हूँ और बीइंग ए बिल्डर इज माय क्लाइंट, इज माय कस्टमर। तो सर ऐसा हुआ था कि कुछ लोगों ने हमारे स्कीम में HDFC से अप्लाई किए थे, जिनको बहुत फास्ट वो जो आ गया था, यानी उनको इंटरेस्ट में जो उनके अकाउंट में वो पैसा क्रेडिट हो गया था। और 2 केस ऐसी थी कि जो स्टेट बैंक में की गई। एक थी एक हायर इनकम ग्रुप में जो हमारे पीछे मनीष जी पांडे करके हमारे पदाधिकारी, उनकी थी, और इनकी थी एक LIG यानी बिलो 5 लाख वाली एक LIG में लो इनकम ग्रुप में। तो इनके ग्रुप में ऐसा होना चाहिए था कि भाई इनकी जब केस प्रोसेस हो रही थी तो तब वो उनके LIG के रहने की वजह से, इनका इनकम कम रहने की वजह से इनका जॉइंट अकाउंट में लोन होना चाहिए था, लेकिन ये बैंक ने उस टाइम उनको बताया। मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। देखिए पहले तो हाई इनकम ग्रुप लोअर इनकम ग्रुप की, फिर हमने इसको मिडिल इनकम ग्रुप ऐड कर दिया था। मुझे याद है एक साल जब मैं नया मंत्री बना था तो मैंने आर्ग्यूमेंट किया था कि देखिए ये बहुत अमीर लोगों को तो सब्सिडी नहीं चाहिए होती, पर मिडिल इनकम ग्रुप को देनी चाहिए। सो हमने ये मिडिल इनकम ग्रुप ही को दी थी। अगर किसी बैंक से कोई गलती हो गई है और आपको लगता है कि ये सैंक्शन हो गया था उस समय और बैंक से गलती, मेरे पास केस भेज दीजिए, मैं अपनी तरफ से उसको दिखवा लूंगा। बट स्कीम एज सच अभी वो वाइंड अप हो गई है। रहा है हमारे महाराष्ट्र में भी। एक मेरा रिक्वेस्ट ऐसी था सर, बहुत से गवर्नमेंट लैंडों पर जहां पर नगर परिषद ने बहुत अच्छा डेवलपमेंट कर लिया है और वो उनके DP प्लान में वो ऑलरेडी रेजिडेंस जोन में आता है, और दिक्कत ये है कि वो लैंड के बराबर कागजात नहीं रहने की वजह से या उनके प्रॉपर्टीज उनके नाम पे नहीं रहने की वजह से वहाँ पर वो स्कीम लागू नहीं हुआ। तो उसको अगर कहीं ना कहीं, क्योंकि सेंट्रल हमारे यहाँ वेस्टर्न कोलफील्ड्स है तो रेलवे है सर यहाँ पर, तो ये जो सेंट्रल के अंतर्गत जो आता है, अगर हमको ऊपर से अगर कोई उनको एक यानी सिंपत्ति मिले और उनको अगर परमिशन मिले तो वो पूरे जो हाउसेस है, क्योंकि स्लम एरिया से सर बहुत सारे, वो 100% डेवलप हो जाएंगे। देखिए मेरे मंत्री कहने को तैयार हूँ ये वो कि देखिए स्कीम जो थी 1 करोड़ की थी, ऑलरेडी 1 करोड़ 22 हो गए हैं। पर अगर कहीं शॉर्टफॉल होता है, किसी स्टेट गवर्नमेंट में नहीं लिया हो और उसमें अगर कोई गुंजाइश है तो आप प्रपोजल बनाइए। इसमें इंस्टीट्यूट स्लम रिहैबिलिटेशन का भी हो सकता है, BLC का भी हो सकता है। और खास करके आज हम जो बात कर रहे थे, हम अपने एक कार्यकर्ता के यहाँ गए थे भोजन के लिए, वहां पे मैंने देखा वो बहुत ही
मिनिमल डेवलपमेंट वाला एरिया है, मिनिमम डेवलपमेंट हुई है, पर अगर उसको किसी तरीके से किसी योजना के साथ जोड़ के हमारी तरफ से अगर सहायता हो सके तो हम तो बहुत खुश होंगे उससे। सर एक ये कोविड टाइम पे ट्रांसपोर्ट लाइन में बहुत क्रिटिक पोजीशन रही है सबकी ट्रांसपोर्टरों की। एक उसमें मोरिटरम दिया गया था ज़बरदस्ती गवर्नमेंट की तरफ से, जिसने लिया है उसके लिए ठीक है, जिसने नहीं लिया है उनको ज़बरदस्ती दिया है, और उसके लिए उन्होंने पेनल्टी वगैरह लगा के बहुत एक्स्ट्रा एक्सपेंस लेके अकाउंट से पैसे काट रहे ये क्या केंद्रीय सरकार के था, राज्य सरकार से था? मोरिटरम बैंकों ने दिया है सर हमारे, बैंकों ने मोरेटोरियम लगा। हाँ ज़बरदस्ती बैंकों ने दिया है हमारे को मोरिटरम। क्या मतलब लिया है कि भाई आपको 2 महीने किस्त नहीं भरना, हम आपको रिलीफ देते हैं 2 महीने 4 महीने। अच्छा, पैसे 2000 कोविड की बात है 2020 की अप्रैल और मई में गवर्नमेंट ने कम नहीं, मुझे याद है लोगों को रिलीफ देने के लिए गवर्नमेंट ने ये कहा था बैंकों को कि आप ऐसे करिए, इस समय इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत ही सीरियस है, इसलिए आप थोड़ा सा इंसिस्ट नहीं करिए, इनको रोल ओवर कर दीजिए 2-4, तो उसके बाद इंस्टॉलमेंट भरने के लिए तैयार है, लेकिन उन्होंने इंस्टॉलमेंट के ऊपर डबल इंटरेस्ट पहले ही ऑलरेडी लगाया, मतलब एक तो आपको उन्होंने रिलीफ दी, उसके बाद पिनल इंटरेस्ट लगा दिया। नहीं वही तो, ये मेरे को हैरानगी हो रही थी, ऑप्शनल है कि जो नहीं दे पा रहा उसको दिया था, पर आप जबरदस्ती तो नहीं कर सकते हैं। जबरदस्ती दिया है सर, सबको जबरदस्ती दिया, 2 महीने मैंडेटरी और कुछ महीने नहीं वो आप इसको मेरे पास नोट दे दीजिए, मैं बैंकिंग डिपार्टमेंट को भेज देता हूँ, मैं फाइनेंस मिनिस्टर। बैंकों को भी हमने नोटिस नहीं आपने तो दिया हुआ नोटिस, आपने तो लीगल केस भी किया होगा पक्का, नहीं किया अभी? चलिए मेरे को नोट दे दीजिए, धन्यवाद। बैठक के लिए कोऑर्डिनेटर करके हमारे एडवोकेट रंजय सिंह और प्रकाश दोतपिल्ली इन्होंने मेहनत की है। और सर जो इतने सारे लोग ये कर रहे थे, स्वागत कर रहे थे, पहली संगठन की बैठकें थी, स्वाभाविक उसमें बंदिश थी, लेकिन यहाँ सारे लोग उत्सुक थे, इसीलिए थोड़ा स्वागत के अंदर समय गया, हम माफी चाहते हैं। हाँ सर, इसीलिए ये सारे हमारे संगठन क्या बोलते हैं उसमें मुझे बड़ी खुशी है सबसे मिलके और समय। प्रॉब्लम ये है कि आपने जो सब कार्यक्रम किए हुए हैं, आगे भी हमने टाइम दिया हुआ है, इसलिए मेरे अभी 2-3 कार्यक्रम और हैं, वो जो यहाँ नहीं है, पर बहुत अच्छा रहा। मैं समझता हूँ जो अगली बारी मैं आऊंगा तो एक बारी तो होगी, उस समय फिर परिचय की जरूरत नहीं होगी, उसमें थोड़ा सा समय और रख लें सेशंस के लिए। तो समय और रख के उसमें फिर रियल इश्यूज पे चर्चा, कुछ कम करेंगे और समय बैठक जैसे आपको उचित लगे, पर हार्डकोर डिस्कशन के लिए टाइम रखें उसमें। थैंक यू। मैं विधि प्रकोष्ठ से महामंत्री हूँ चंद्रपुर नगर से। एक्चुअली मैं नागरिक हूँ गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट का अहली से, तो मुझे एक निवेदन करना है। हाँ ध्यान नहीं दे रहे। हाँ मंत्री जी, मुझे ये बताना है, अभी इसके पहले जिन्होंने मोरेटोरियम के बारे में जो बोला था उसमें मुझे कुछ कहना है। एक्चुअली उसमें कैसा है कि मोरेटोरियम पीरियड में जो बैंक्स जो थे 6 महीने 2 महीने 3 महीने इस तरह से रिलीफ देते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया है, प्रिंसिपल अमाउंट में जो भी इंटरेस्ट है वो कन्वर्ट कर दिया है, और फिर कन्वर्ट करके फिर प्रिंसिपल अमाउंट करा के फिर उस पे से फिर वो इंटरेस्ट कलेक्ट कर रहे हैं, इस तरह से प्रोसेस। और विधि प्रकोष्ठ में महामंत्री होने के नाते एक जानकारी मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। एक्चुअल में वो ये है कि हम अधिवक्ता हैं, हम चंद्रपुर से गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट में भी तालुका लेवल में एडवोकेसी करने जाते हैं, अलग अलग तालुके में हम कार्यरत रहते हैं। तो अभी क्या हो रहा है कि हम अहली जब निकलते हैं तो हमको पहले 2 घंटे या 2.5 घंटे लगते थे बस से या बाय व्हीकल से, लेकिन अभी वहाँ का रास्ता इस तरह से खराब हो चुका है। अभी आपको तो पता ही होगा कि सूर्यागढ़ प्रकल्प आ चुका है, उसकी वजह से काफ़ी व्हीकल्स उस रास्ते से गुजरते हैं, जिसकी वजह से रास्ता इतना खराब हो चुका है कि हमको या फिर एसटी महामंडल को दूसरे रास्तों से जाना पड़ता है, और उन्हीं रास्तों में भी उसी तरह से दिक्कतें। मैं समझ गया, पर ये लोकल इशू है, मैं समझता हूँ इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का सब तो कुछ होगा, मैं देख लूंगा, पर मैं आपकी मैंने बात सुन रहा हूँ। मैं आप मंत्री जी से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी लोकल लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट में हो सकता है, तो अगर हमारी किसी किस्म की अगर हमारी किसी योजना से हो सके मदद तो मुझे बता दीजिएगा। सर एक्चुअली वहाँ पे सेंट्रल
जो यानी महामार्ग है उस वो अलाउट हो चुका है, लेकिन अभी तक कंस्ट्रक्शन प्रॉपरली जैसे कि गोंड पिपरे तक हुआ है, लेकिन उसके बाद अभी तक शुरू ही नहीं हुआ है। ठीक है, समझ गया, मैं समझ गया। चलिए चलिए, एक डॉक्टर्स ठीक का है सर, प्रश्न है, धन्यवाद। डॉक्टर्स का प्रश्न है, कोई क्वेश्चन है डॉक्टर्स की तरफ से। नम्रता लोया, सर अस्थायी सहायक प्राध्यापक जीएमसी चंद्रपुर से। सबसे पहले तो मैं आप सबका आभार मानना चाहूँगी जो आप लोगों ने हम सब डॉक्टर्स पे इतना रिस्पेक्ट दिया हम सभी को। सर हमारी एक रिक्वेस्ट है कि हम जैसे पिछले 8-10 सालों से यहाँ काम कर रहे हैं, पर हमें हमारे जॉब में स्टेबिलिटी नहीं है, हमें स्थायी नहीं किया जाता। कितने सालों के बाद में एमपीएससी या फिर निवड़ मंडल के इंटरव्यूज आते हैं, पर उसमें सिर्फ 8-10 सीट्स के लिए इंटरव्यू होते हैं। पूरे भारत में कितने अस्थायी डॉक्टर हैं? अगर ये अस्थायी डॉक्टर का समावेशन कर दिया जाए, जैसे कि हमारे महाराष्ट्र में पिछले 2009 में हुआ, 2016 में हुआ, अगर अभी हमारे डॉक्टर्स के लिए कुछ परमानेंसी जॉब में स्टेबिलिटी आ जाए, तो हम डॉक्टर्स जिन लोगों ने इतना कोविड में खुद कोविड पॉजिटिव होके भी काम किया, तो आगे हम और अच्छी से करना चाहेंगे। हम जॉब में सिक्योर रह के और हम हमारी सेवा को और अच्छी से देना चाहेंगे। तो प्लीज हमारा ये जो समावेशन का मुद्दा है उसको प्लीज ध्यान। पूरी आपकी बात जो है, जो हेल्थ मिनिस्टर हैं डॉक्टर मनसुख भाई मंडाविया, मेरे साथी हैं, मेरे मित्र भी हैं, मैं उन तक पहुंचाऊंगा और ज़रूर इस पे उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ ऐसा तरीका निकाले। हमारे हेल्थ सेक्टर में बहुत चैलेंजेस हैं। देखिए, किसी एक समय हमारे 80,000 बच्चे बाहरी देशों में पढ़ते हैं, खर्चा होता है, क्यों नहीं हम यहीं पे फैसिलिटीज करके उनको यहीं पढ़वा के, और हम डॉक्टर्स की जो आप कह रहे हैं वो टेम्पररी सिचुएशन चली आ रही है सालों में, तो जरूर उन पे काम हो रहा है ऑलरेडी। सिर्फ मेरा तो काम है कि आपकी आवाज जो आपने बोला यहाँ पे उन तक पहुंचवाऊं, और मुझे जरूर मुझे उम्मीद है, मुझे विश्वास है कि वो जो कहेंगे इस पे जरूर काम हो रहा होगा। धन्यवाद। चलिए धन्यवाद। श्री क्या बोला? तो गाड़ी लेके आएगा ना? हाँ 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 हाँ, ठीक है, बैटरी दे दीजिए इधर, मेमोरी कार्ड दे बोला, क्या बोलना हो दे। राजेंद्र आर्य जी, आर्य समाज सेवी। हाँ हाँ हाँ, सराफा एसोसिएशन की तरफ से भी स्वागत है। आप सभी अपना कीमती समय लेकर यहाँ पहुँचे, इसके लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। और से अनुरोध करता हूँ जिन्होंने अपना समय निकाल के रखा है, उन सभी से अनुरोध करता हूँ कि ऊपर नाश्ते की व्यवस्था की गई है। टेरेस सभी से अनुरोध है कि अल्पोहार लेकर ही जाए, और जिन्होंने भी फॉर्म दिया है वे सभी भरकर कृपया यहाँ पर जमा करें। जिन्होंने भी फॉर्म लिया है वे कृपया भरकर यहाँ